नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कॉटन की कीमतों पर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडस्ट्री की राय अलग अलग दिखती है। सीआई के मुताबिक कॉटन के दाम जून जुलाई तक 75,000 तक जा सकते हैं। वहीं इंडस्ट्री का मानना है कि कीमतों में तेजी नहीं आएगी। क्या है कारण और क्या है सबकी तर्क, बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पैडर्न कमोडिटी एडवाइजर्स के कंसल्टेंट बीरेन वकील, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कॉटन से ही यहां पर शुरुआत करेंगे क्योंकि हमने भावों में तो एक सपोर्ट आता हुआ देखा है, लेकिन इंडियन मार्केट की जो फसल है वहां पर कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशन फिलहाल निकल के आ रही है। अतुल जी, आपकी एक मीटिंग भी हुई है जहां पर जो क्रॉप एस्टिमेट्स हैं वो एक बार फिर से यहां पर घटाए गए हैं। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या फसल अब यहां पर आती हुई दिख रही है, कितनी आवक बाजार में आ चुकी है और क्या ये एक कंसर्न है कि 300 का आंकड़ा भी हम नीचे में टूटता हुआ देखेंगे फसल के लिहाज से? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। कल हमारी क्रॉप कमेटी की मीटिंग हुई थी। करीब 27 मेंबर्स ऑल इंडिया से, जो 10 स्टेट में कपास आती है, सभी मेंबर कमेटी में हाजिर थे। जो अरुण भाई अभी है हमारे साथ, वो भी कमेटी की मीटिंग में हाजिर थे। और कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो क्रॉप है वो कमजोर है और अराइवल भी बहुत कम है। तो हमने जो लास्ट मंथ का क्रॉप था 313 लाख बेल्स, उसमें 10 लाख बेल कम किए और अभी लेटेस्ट फिगर है 303 लाख बेल्स का। इसमें वरी फैक्टर ये है कि लास्ट इस साल अप टू 31 मार्च 190 लाख बेल्स का अराइवल हुआ है, जो लास्ट ईयर 31 मार्च तक 262 लाख बेल्स का प्रेसिंग हो गया था। तो हम 72 लाख बेल्स पीछे चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा, आपने बोला कि क्या 300 के भी नीचे चले जाएंगे, तो वो अभी कहना मुश्किल है। मगर कल की मीटिंग में काफी 2-3 स्टेट जो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कपास की अराइवल जो है वो सिर्फ ये अप्रैल महीने तक रहेगी या मैक्सिमम मई महीने तक रहेगी। जी। तो हम देख सकते हैं कि अप्रैल और मई महीने में अराइवल आएगी और उसके बाद इस साल जो देखते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो मालूम नहीं कि प्रोडक्शन जिनिंग फैक्ट्रियां वगैरह चलेगी नहीं चलेगी, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो देखना पड़ेगा। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, आपसे पिछले हफ्ते ही बात हुई थी और जिस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई, आपने कहा था 75,000 के लेवल्स यहां पर जा पाएंगे। हमने बाकी मीडिया हाउसेस को भी वो नंबर उठाते हुए देखा और काफी इंडस्ट्री ने यह भी कहा कि ठीक है, आवक कम है लेकिन मांग भी उसके सामने नहीं है, और जो सीआई कह रहा है कि 75,000 के लेवल्स आएंगे वो शायद एक पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए, हम कभी भी है ना सीआई रेट का कमेंट नहीं करती है। उस दिन मैंने, अगर लोगों ने सुना भी है तो गलत समझा, उसका मीनिंग अलग लिया। हमने ये बोला कि अभी 62-63,000 में कॉटन मिल रहा है। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग आती है 70 से 75,000, क्योंकि 11,000 रुपए की ड्यूटी है। और वो हिसाब से हमारा बैलेंस शीट टाइट है। आज नहीं तो कल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इस साल। तो ये रेट बढ़ेंगे तभी मिल वाले लेंगे। क्या होगा, लास्ट ईयर आपको मालूम होगा तो ये जो सिस्पा की 1500 छोटी मिलें हैं वो तो मई महीने में ही बंद हो गई थी, कॉटन नहीं मिला। तो लास्ट ईयर हमारा 1 अक्टूबर 2021 में ओपनिंग स्टॉक था 75 लाख बेल्स, और 75 लाख बेल्स ओपनिंग होते हुए भी हमारे यहाँ 1,10,000 रुपए का भाव हो गया। और इस साल हमारे पास 15-20 लाख बजाय 15-20 लाख गार्ड का ही ओपनिंग स्टॉक है। तो वो देखते हुए हमने मिल वालों को एडवाइस किया कि भाई इट इज ए गुड टाइम, यू बाय द कॉटन एंड मे बी इन जून जुलाई वंस अराइवल विल रिड्यूस, रेट विल गो अप। सो वी डोंट वांटेड टू कमेंट एनीथिंग ऑन द रेट मनीषा जी, पर मिल वाले क्या है कि जब रुई सस्ती मिलती है, यहाँ अराइवल है, तभी लेते नहीं है। तो हमें ऐसा लगा कि लास्ट ईयर भी मिल वालों ने बहुत नुकसान किया, भाव बढ़ गए थे। तो उनको एक एडवाइस देना चाहिए कि भाई अभी रुई सस्ता मिल रहा है तो आप ले लीजिए।
वो लेवे नहीं लेवे वो उनकी मर्जी है, पर हमारा ड्यूटी कहना, हमारा ड्यूटी बनता है मनीषा जी। जी, पॉइंट टेकन। जी हाँ, आपने कहा भी था कि जो इम्पोर्टेड लैंडिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर ड्यूटी के साथ है, तो उस हिसाब से प्राइसेस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अरुण जी, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस और सप्लाईज? तो यहाँ पर काफी क्लैरिटी हमें होती हुई नजर आई ही है। एक्सपोर्ट के नंबर्स भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है सीआई की, वहां पर क्लियर हो जाता है। तो उस लिहाज से अब डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट की डिमांड कैसा बनता हुआ देखते हैं? गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, एक्सपोर्ट की ज्यादा डिमांड है वो काफी पुअर है, काफी लो है। एक सिंपल रीजन है, इंडिया के जो प्राइसेस है वो काफी ऊपर है। एंड आज अगर आप देखिए इंडिया की प्राइसेस आ रही है लगभग $1.02 में, और इंटरनेशनली आप हुई देखेंगे तो ये 1300 से लेके 1600-1700 ऑन में अपने को माल मिल रहा है। सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइस बिटवीन द नियरेस्ट कॉटन, इंटरनेशनल कॉटन इन इंडिया बाय नियरली अबाउट 4-5 सेंट का फर्क होगा, तो ही इंटरनेशनल इंडियन कॉटन का एक्सपोर्ट में जाने की संभावना है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो कल पता चलेगा सीओसीपी मीटिंग में कितने हुए हैं, पर मेरा मानना ये है कि अभी तक एक्सपोर्ट जो 6 महीने के एक्सपोर्ट है मुश्किल से अराउंड 6 से 8 लाख गाड़ के हुए हैं अभी तक। इससे ये भी बहुत, इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव फिगर आई एम टेकिंग। सो एक्सपोर्ट का तो मेरे को, अब हमने जो कल हमारी मीटिंग हुई थी सीआई की, उसके अंदर 25 लाख का आंकड़ा रखा है, पर हो सकता है ये फिगर आगे जाके रिवाइज हो सकता है ऑन द लोअर साइड। एज फार एज डिमांड इज कंसर्न इन डोमेस्टिक मार्केट, वेल इट इज सबको देख, इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी, बिकॉज कोई भी मिल वाले जो रुई ले रहे हैं फिजिकल में, कोई भी एक्स्ट्रा कॉटन कोई भी नहीं ले रहा है, जितना माल चाहिए उतना ही माल दे रहा है। एंड ऑन एन एवरेज, कल हमारी मीटिंग में भी ये हुआ था कि भी एवरेज में मिलों के पास जो ऑल इंडिया लेवल पे स्टॉक है, इट इज नॉट मोर देन 1.5 मंथ और मैक्सिमम 50 डेज स्टॉक। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि भी कोई अग्रेसिव बाइंग में नहीं है। सो दिस इज सपोर्टिंग दी अराइवल्स, जितनी हुई है उसको भी सपोर्ट कर रहा है मार्केट, और आगे जाके कितनी अराइवल्स आएगी और कितना प्रेसिंग होगी वो तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉटन अवेलेबल देयर। जैसे आज ही हमारी कोई एक फार्मर लोग से बात हो रही थी एरिया, कोई एरिया में, तो वहां पे बोलते हैं कि कई एरिया में तो अभी तक फार्मर ने मुश्किल से 5%, 10% भी माल नहीं लेके आया बाजार में। ओके, और आपको भी क्या लगता है फिर अरुण जी, कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? I will not predict on the price because it will be totally dependent on demand. और अगर आपकी डिमांड होगी तो जैसे लास्ट ईयर आपके देखिए 1 लाख रुपए में भी रुई परचेज करी थी, आज 62-63 हजार में भी मिल वाले नहीं ले रहे। सो प्राइस इज टोटली इररिलेवेंट, इट इज ओनली रेलेवेंट इफ देयर इज डिमांड। अगर डिमांड नहीं है तो इवन 60,000 इज नॉट अ प्राइस व्हिच मिल्स आर वांटिंग टू बाय। एब्सोल्युटली। इसमें अतुल जी एक और भी सवाल है, यहाँ पर टेक्सटाइल वालों से भी हमारी पिछले 2-3 दिनों में बात हुई है, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस को लेकर काफी बड़ा हंगामा यहाँ पर हुआ। ये ऐसा भी बाजार का मानना है कि जो 1000 करोड़ रुपए का जो काम है, जो कपड़ों का होता है, वो ब्लेंडेड और सिंथेटिक की तरफ अब जाता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, जो कॉटन के लिए एक लॉस है। कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री की उस बात को यहाँ पर? देखिए, जो वर्ल्ड का जो कंजम्पशन का पैटर्न है और इंडिया का पैटर्न है वो बहुत अलग है मनीषा जी। वर्ल्ड में 33% कॉटन का यूज होता है और 67% पॉलिस्टर और विस्कोस पे स्पिनिंग मिल चलता है, और इंडिया में वो एकदम ऑपोजिट है। हमारे यहाँ 60-65% स्पिनिंग मिल कॉटन पे चलती है और हार्डली 35-40% पॉलिस्टर विस्कोस पे चलता है। तो हमारे यहाँ जो पैटर्न है वो कॉटन का ऊपर ज्यादा भार रखता है, और हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है वो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, जो जितनी नई मिलें आ गई है, अगर वो 100% कैपेसिटी पे चलेगी तो इंडिया का कंजम्पशन 380 लाख बेल्स का हो गया है। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, स्पिनिंग मिलें नई आ रही है। 20 लाख स्पिंडल लास्ट 15 महीने में लग गए इंडिया में नए, और 10 लाख स्पिंडल अभी पाइपलाइन में है जो सितंबर तक लगेंगे। तो कॉटन का कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है मनीषा जी। लेकिन एज ऑफ मेरे को आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि क्या वजह है प्रोडक्शन कम हो रही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमने 3 से 4 जो मेन कॉटन का काम देखते हैं, सीड का प्रोडक्शन देखते हैं, क्यों यील्ड कम आई, उस पे सर्वे करवाया हमने। तो 2 रिजल्ट निकल के आए कि इस साल क्यों क्रॉप कम है। नंबर 1, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एकरेज के फिगर आए, वो फिगर में बहुत फर्क है, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो फिगर देती है वो
मई जून जुलाई में जब सोइंग का टाइम है तब फिगर ले लेती है और बाद में चेंज नहीं करती है। मगर इस साल ऐसा रिपोर्ट आया हमारे पास के काफी जगह सोइंग होने के बाद, बारिश बहुत होने के बाद वो सोइंग वॉश्ड आउट हो गया और उसके बाद फार्मर ने कॉटन का सोइंग नहीं किया। तो एक तो जो एरिया है उसमें बड़ा फर्क है। दूसरा फर्क एक लेमैन इजी आदमी को भी समझ पड़ेगा, जो कमिटी हमने अपॉइंट किया था कि भाई आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों यील्ड कम हो रहा है, इतना एरिया अच्छा है, इस साल क्वालिटी अच्छा है तो क्यों क्रॉप कम हुआ। तो वो कमिटी ने हमें कल इतना शॉकिंग न्यूज दिया कि लास्ट ईयर कपास का भाव 15,000 रुपया था, तो फार्मर ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पिकिंग लिया और कॉटन के प्लांट अप टू अप्रैल मई तक खड़े रखे और एक एक क्विंटल भी आया तो 15,000 रुपया मिल रहा था। तो 6 पिकिंग लास्ट ईयर लिया और इस साल कपास के भाव 7,000 7,500 है, तो फार्मर ने दिसंबर महीने में ही सब कॉटन के प्लांट्स को अप्रूव कर दिया और 2 पिकिंग लिया। तो जो ये थर्ड और सिक्स पिकिंग है वो 40 से 50 लाख गांठ का लास्ट ईयर आया था, जो इस साल नहीं आया। तो ये एक मेन रीजन है कि क्यों इस साल क्रॉप कम है। हर एक आदमी हमारे को पूछता है कि इस साल क्वालिटी अच्छा है, क्रॉप अच्छा है, यील्ड अच्छा है, तो क्रॉप क्यों कम हुआ। मगर यील्ड अच्छा नहीं है। यील्ड इसलिए अच्छा नहीं है कि फार्मर ने थर्ड टू फिफ्थ पिकिंग सिक्स पिकिंग लिया ही नहीं है इस बार। जी मनीषा जी, एब्सोल्युटली वो एक यहाँ पर वैलिड रीजन है। अरुण जी, आपसे भी एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे। ऑफ कोर्स जहां तक मांग की बात है वो तो आप दोनों ने ही बताया कि बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पर होते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाकर किस तरह की मार्जिन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे जिनिंग स्पिनिंग मिल्स के लिए। जैसे आपने कहा नंबर्स यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सामने मांग नहीं है, लेकिन जिनिंग मिल्स के नंबर्स यहाँ पर बड़े हैं, नए लोगों ने यहाँ पर स्पिनर लगाए हैं, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री? This is for me. Sorry, I missed it. जी अरुण जी। Can you ask me again, Manisha ji? I just missed the question. Sure. मैं ये आपसे पूछ रही थी कि अगर यहाँ पर हम ज्यादा प्लांट्स लगते हुए देख रहे हैं, जिनिंग मिल्स या स्पिनर्स लगते हुए देख रहे हैं और सामने मांग नहीं है, तो कैसे टैकल करेगी इंडस्ट्री इसको? देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर इंडिया की क्रॉप अगर बढ़ेगी नहीं तो विद इन नेक्स्ट 12 months to 15 months इंडिया विल बी अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्पीड में अपना प्रोडक्शन का जो कैपेसिटीज बढ़ रही है, जो स्पिंडल्स आ रहे हैं, वो स्पीड में अपने उत्पादन की स्पीड बिल्कुल कम, इट इज गोइंग डाउनवर्ड, इट इज नॉट गोइंग अपवर्ड। सो आज अगर अपने ये 303 की जो कल हमने आंकड़ा निकाला था सीआई के अंदर, और अगर कल सीओसीपी में क्या आंकड़े आते हैं, इवन इफ यू टेक फुल कंजम्पशन वाइज अगर थोड़ा देखेंगे अपने मिलों का, तो वी आर नेट डेफिसिट कंट्री। सो गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी नेट डेफिसिट कंट्री फॉर श्योर। इसमें कोई रोक नहीं सकता। अगर ये कोई मैजिक नहीं होएगा कि भाई कल जाके कोई सडनली आप सीड उगा दो और 23-24 क्रॉप के अंदर आपका 400 लाख की क्रॉप हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। एंड नंबर 1, आज की तारीख में इंपोर्ट हो रहा है, और अगर मिले विद द ड्यूटी ऑल्सो, विद एडवांस लाइसेंस ऑल्सो, मिल्स आर गोइंग इन फॉर इंपोर्ट, बिकॉज इंडियन, आज ब्राजील की कॉटन लीजिए, ब्राजील की कॉटन आपको 62,000 रुपीज प्लस ड्यूटी में पड़ रही है। सो आज इंडियन कॉटन की जो डिमांड है, इंडियन कॉटन की जो शॉर्टफॉल रहेगा, वो इट विल बी फुलफिल्ड बाय ब्राजील एंड यूएस कॉटन। दे विल बी द चीपेस्ट कॉटन फॉर इंडियन मिल्स, एंड उसके अंदर क्या कंटेमिनेशन फ्री कॉटन आती है, तो उनके प्राइसेस भी उनको बेटर मिलते हैं। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, इंडिया विल बी अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री गोइंग फॉरवर्ड इफ गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन। चलिए, वो थोड़ी सी यहाँ पर कंसर्न ऑफ कोर्स यहाँ पर बनी हुई है। काफी सारे रीजंस हैं, आप दोनों ने काफी इन डेप्थ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कॉटन के सेक्टर में। बीरेन जी, आपने भी सुना इंडस्ट्री कैसे बात कर रही है, और क्या लगता है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री को देखकर, और दूसरा प्राइस व्यू क्या है अब? अभी हम काफी महंगे हैं। ऑन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 16 इज ऑन है, इंडिया ऑलमोस्ट 15-16 होगा। तो ओसी कॉटन जैसे हम जानते हैं काफी बढ़िया कॉटन आता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो डिमांड डिस्ट्रिब्यूशन की है। सप्लाई तो काफी कम है, बट सप्लाई से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिमांड साइड का है। और दूसरा मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऑल्टरनेट फाइबर्स काफी बढ़ रहे हैं, जिसको हाई प्राइस जो लास्ट ईयर हमने 1 लाख रुपया देखा, उसके बाद अभी जो मैं देख रहा हूँ वो कॉटन फटीग वाली बात है। मींस पूरी सिस्टम इकोसिस्टम थकी हुई मैं महसूस कर रहा हूँ।
ऑलराइट, तो समझिए जैसे कहा कि मांग को लेकर यहाँ पर कुछ चिंताएं रह सकती हैं और जब तक वो यहाँ पर नहीं बढ़ती कि भाव बढ़ेंगे या नहीं उसके ऊपर हल्का सा क्वेश्चन मार्क है। और ये ब्लेंडेड कॉटन का जो ट्रेंड है जो निकल के पड़ा है उसके ऊपर भी एक नजर फिलहाल रखने की जरूरत है। अतुल जी, अरुण जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और बहुत ही डिटेल में विस्तार में यहाँ पर पूरे ही कॉटन इंडस्ट्री की बात भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपने एक्सपर्ट से। आप रुक रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है और अब समय है अपनी स्ट्रैटेजीज भी जानने का। एंड बीरेन जी, ऑफ कोर्स कॉटन के बारे में तो हमने बात की ही, लेकिन अगर एग्री स्पेस में ध्यान दिया जाए तो अब यहाँ पर क्या कहाँ कारोबार करने की राय है, और अगर आपने ईसब गोल्ड जो एक नया लॉन्च है आज उसे भी देखा हो वहां पर भी क्या राय है? इस एप्पल का फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अनसीजनल रेंज से इसमें जो क्वालिटी का मींस प्रोडक्शन अंदाज 32-34 का था, अब वो शायद 24-25 लाख शायद आएगा। प्राइजेस रिलेटिवली हाई है और आज पहला ही दिन है कारोबार का। अभी तो 4-5 दिन के बाद लिक्विडिटी कैसे एस्टेब्लिश होती है, डेप्थ कैसे आती है, बिड आस्क स्प्रेड कैसा रहता है, उसके बाद कोई व्यू बना सकते हैं। बट फंडामेंटली स्पीकिंग मार्केट और उसका एक डेरिवेटिव जो इसबगोल गोला जिसको कहते हैं जो पेट्रोफील्ड में जाता है, वो मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके फंडामेंटल तो बाय साइड बुलिश है। ऑलराइट, तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और खरीदारी की राय यहाँ पर है। और इसके अलावा बीरेन जी, बाकी मसालों में कैस्टर गुआर में कहीं जो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो आपकी? यहाँ पे थोड़ा अगर बाउंस आए तो मैं किस्त में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। 6350 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट, 6450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6050-6100 के आसपास टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो वो कैस्टर में राय है बिकवाली की, लेकिन इस सब गोल्ड में खरीदारी की राय के साथ बीरेन जी। प्रीतम, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी नॉन एग्रो स्पेस में, क्योंकि आज कुछ मुनाफा वसूली वाला दिन लगता है। सुबह की शुरुआत यहाँ पर अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद अच्छी खासी बिकवाली के साथ कारोबार। कहीं ना कहीं आई थिंक लोग फैक्टर करना शुरू कर दिए कि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट या उसके आगे भी होगा कि नहीं। एंड डॉलर इंडेक्स में ऑब्वियसली देयर इज अ शार्प बाउंस बैक हुआ है, तो उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर दोनों बाकी मेटल्स पे भी पड़ा है। आज के दिन पे आप देखो देखा जाएगा तो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ बुलियन ट्रेड करेगा। वो यहाँ से शायद से बाउंस बैक दे सकता है वापस 60,100 के आसपास। वहां पे वापस एक बार शेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 60,300 और टारगेट रहेगा 59,700 का। रही बात सिल्वर की, सिमिलरली 74,800 भी वापस बाउंस बैक के आसपास आता है, वहां पे अगेन सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 75,300, टारगेट रहेगा 74,100 का यहाँ पे। रही बात क्रूड के लिए, आज थोड़ा टेक्निकल ट्रेड लेके चलेंगे हम लोग, वैसे काफी निकालिए पर आज डेटा भी है। एक्सपेक्टेशन है 2.5 मिलियन बैरल्स का ड्रॉडाउन आएगा, तो कहीं ना कहीं क्रूड यदि 6520 के लेवल पे आता है, एक बार एक बाई करके चल सकते हैं, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो जाएंगे 6480 विद टारगेट प्राइस ऑफ 6600। ओके, बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं सोने को, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा है कि अब 1975 का लेवल तोड़ा है तो 1950 की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ अभी ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन जोन में है, जिसको ट्रेडिंग में नॉइस कहते हैं, नॉइसी मार्केट लग रहा है। तो यहाँ मुझे ट्रेड्स लेने की क्लैरिटी नहीं आ रही है। फेड का मीटिंग जो 2-3 मई को जो होगा एफएमसी, उसके बाद पॉलिसी आपको सुनने के बाद शायद थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। फिलहाल तो रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है। ऑलराइट, ये बात है सोने की। 60,000 के स्तर नीचे में टूटते हुए नजर आए हैं और एक महीने के लोस पर फिलहाल यहां पर सोना कारोबार करता हुआ। बात अब मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि कल न्यूयॉर्क सेशन काफी बेहतरीन था। करीबन 1 से 2.5% की तेजी के साथ हमने ज्यादातर मेटल्स में कारोबार होता हुआ देखा था। एशियन मार्केट्स भी ऊपर की तरफ ही खुले थे और हमने वो एक स्पिल ओवर इफेक्ट इक्विटी में भी आते हुए देखा। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में यहां पर तेजी थी, लेकिन यूरोप खुलने के बाद यहां पर भी गिरावट है। डॉलर में तेजी का असर यहां देखने को मिला है। प्रीतम, कैसे देखते हैं ये सभी मेटल्स को आप? मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, स्पेसिफिकली कॉपर में। मुझे लगता है 772 के लेवल पे आता है तो एक बार बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे एट 768 और टारगेट प्राइस रहेगा 777 का। और मनीषा, इसका कारण मेरा बहुत सिंपल है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको देखिए एल्यूमिनियम भी स्टॉक्स हैव कम टू द लोएस्ट लेवल, कभी एकदम ही कम नीचे लेवल पे इन्वेंटरी आ चुकी है, तो नीचे के लेवल पे जरूर कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव बाइंग चालू हो जाएगा। एंड फंडामेंटली आल्सो प्रोडक्शन फ्रॉम माइंस हैज गॉट इंपैक्टेड, तो इसका इंपैक्ट दोनों तरफ से पॉजिटिव ही आएगा।
नीचे बाइंग बॉटम फिशिंग कहीं ना कहीं आनी चाहिए मार्केट में मेरे हिसाब से। ऑलराइट, यानी कि बढ़त की राय यहाँ पर है, डिप्स पे खरीदारी करने की एक्सपेक्टेशन है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं स्पेशली एल्यूमिनियम को, जहां कल 2.5% की तेजी थी लेकिन आज फिर से मुनाफा वसूली? यहाँ सप्लाई काफी कंफर्टेबल है। यूरोप में गैस प्राइस क्रैश होने के बाद मीन्स पावर प्राइस भी क्रैश हुए और बहुत सालों के बाद चाइना नेट एक्सपोर्टर बना है। तो यहाँ मैं 200-1500 लगा आसपास शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 219 का स्टॉप लॉस रहेगा और 208-209 का टारगेट रहेगा। इसकी अवधि ट्रेडिंग की 4 से 6 दिन की होगी। तो राय यहाँ पर एल्यूमिनियम में है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सप्लाईज कंफर्टेबल है, स्पेशली चाइना की तरफ से, जहां पर हमने रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन पिछले साल में यहाँ पर आते हुए देखी, लेकिन मांग का एक क्वेश्चन मार्क है और चाइना का जो डेटा है उसका एक नीजोक रिएक्शन ऑलरेडी हम प्राइसेस में आता हुआ देख ही चुके हैं। प्रीतम, एक फाइनल सवाल आपसे नेचुरल गैस पर, यहाँ पर क्या टारगेट्स होंगे? नेचुरल गैस में अप्रैल में अनयूजुअल सर्दी हमने देखा है, उसका ही बेनिफिट नेचुरल गैस को मिला है। कहीं पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट वहां पे बढ़ी है, उसके हिसाब से इन्वेंटरी पे थोड़ा इम्पैक्ट आया था। बट इंट्राडे बेसिस में मुझे लगता है कि नेचुरल गैस 186 के बेसिस पे आसपास आता है तो खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 182 एंड टारगेट प्राइस रहेगा 192 का। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है कि ये बुल रन रेडी रहेगा, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए बुल ट्रेड बाय कॉल लेके चल सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो वो राय है यहाँ पर नेचुरल गैस में। 2 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, नियर टर्म एंड स्लाइटली पोजिशनल कॉल एज वेल। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, प्रीतम, साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।